हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास जो है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर रहने वाली है। और एक्सचेंज रेट जो है वो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को कवर किया है। कई लोग इसके बारे में प्रिडिक्शंस भी लगा रहे हैं कि एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, क्या चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को देखते हैं। यूपीएससी का ये रहा है कि जो भी चीज़ न्यूज़ में होती है उसका जो स्टैटिक सेक्शन होता है, यानी कि जो फिक्स सेक्शन है जो चेंज नहीं होता समय के साथ, यूपीएससी उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और उसी चीज़ में एक्सचेंज रेट भी आता है। अगर आप पीवाई को देखेंगे तो पिछले 5 साल में यूपीएससी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं एक्सचेंज रेट पे। यूएस में इलेक्शंस हुए और यूएस में इलेक्शंस में जो उसका रिजल्ट आया है उसके बाद ये देखने को मिला कि जो यूएस की करेंसी है ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अगर और ज्यादा स्ट्रांग हुई है तो उसके कंपैरिजन में भारत की करेंसी आती है और बाकी भी कई देशों की करेंसीज आती हैं। लेकिन वो जो करेंसीज हैं वो यूएस के स्ट्रांग होने से वो करेंसीज वीक होनी शुरू हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सर करेंसी वीक होती है तो उसके फायदे नुकसान क्या होते हैं। और इसी चीज में कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे कि अरविंद सुब्रमण्यम है जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, इनका ये कहना है कि अगर रुपीज वीक हुआ है तो ये अच्छी बात है। कारण इसका ये है कि इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। और एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से उनका क्या मतलब है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर रुपीज वीक हुआ तो उस चीज के चलते फॉरेन के लोगों को रुपीज खरीदना इजी हो जाएगा या इंडिया से कोई भी सामान खरीदना। और इस चीज के चलते हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। और अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा तो उस चीज के चलते अगर इस इक्वेशन में एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी और इंडिया की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ होगी। तो एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है वो ये बहुत बोल रहा है। कई इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि अगर एक्सचेंज रेट जो है वो वीक होता है, यानी कि रुपीज वीक होता है, तो इस चीज के चलते इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है और फिस्कल डेफिसिट आता है। क्या दो चीजें आती हैं, इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट। और इस चीज के चलते इंडिया का जो स्टेबिलिटी है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सर एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई करेंसी है, मैं इसके कितने पैसे पे करूं कि मुझे फॉरेन की एक करेंसी मिले, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। इसकी जो मेजर डेफिनेशन है उसको देखते हैं। एन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, एक करेंसी की दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में क्या प्राइस है, इस चीज को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। क्लियर ऑन दिस। दो तरीके के एक्सचेंज रेट है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। जब कभी भी इकोनॉमिक्स में नॉमिनल और रियल के बीच का डिफरेंस आ जाए तो आप लोगों को कुछ चीजों को रियल के केस में फिक्स मानना होगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है कि अगर मैं इन्फ्लेशन हो गया या अदर फैक्टर्स हो गए जो इकोनॉमिक्स में वर्क करते हैं उन सबको फिक्स ना मानूं और ऐसे ही बिना फिक्स माने एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन करूं, उसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वही एक्सचेंज रेट है जो हमें न्यूज़पेपर में हेडिंग्स में देखने को मिलता है, न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस चीज को रिलीज करते हैं। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो परचेजिंग पावर को एडजस्ट करके नहीं बनाया जाता, जो परचेजिंग पावर को एडजस्ट नहीं करके बनाया जाता उसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और अगर मैं परचेजिंग पावर को एडजस्ट करूं, इन्फ्लेशन उस देश में कितनी है अपने देश में कितनी है, दोनों का कंपैरिजन करूं और फिर एक एक्सचेंज रेट निकालूं, इस चीज को बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, रियल एक्सचेंज रेट। उम्मीद करता हूं आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो फॉलो किए जाते हैं अलग अलग देशों में। कई देश जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं, यानी कि वो खुद ये बात फिक्स करते हैं कि हमारे देश का एक्सचेंज रेट जो है वो क्या रहने वाला है। और कई देश नॉमिनल एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं, यानी कि जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई की,
ये चीजें फिक्स करती हैं कि उन देशों का एक्सचेंज रेट क्या रहेगा। और कई देश जो है वो दोनों का मिक्सचर रखते हैं, यानी कि मार्केट्स देखेंगी, अगर ज्यादा नीचे जा रहा है तो आरबीआई या उस देश का सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, अगर ज्यादा नीचे नहीं जा रहा तो सेंट्रल बैंक किसी भी तरीके का इंटरवेंशन जो है वो नहीं करता। तो इस तरीके के 3 एक्सचेंज रेट जो है वो इंडिया में देखे जाते हैं, मतलब मेजर देशों में देखे जाते हैं। पहले जानते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। अ सिस्टम वेयर अ करेंसी वैल्यू इज फिक्स अगेंस्ट अनदर करेंसी, वो सिस्टम जिसमें एक करेंसी की वैल्यू अदर फॉरेन की करेंसी के साथ फिक्स कर दी जाती है, या ये फिक्स रखा जाता है कि हमारी जो करेंसी है वो इस रेंज में रहने वाली है, और जिसमें उस रेंज में जो चेंजेस हैं वो बहुत कम होते हैं, जैसे कि 75 से 77। इसमें करेंसी का पता है कि या तो वो 75 पे रहेगी या 76 पे या 77 पे, यानी कि सिर्फ 1% का ही चेंज आया है इसमें। इसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि सर फिक्स एक्सचेंज रेट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले एक चीज देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करवाने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है तो इस चीज के चलते आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लो रुपीज जो है वो वीक हो रहा है, और अगर रुपीज वीक हो रहा है तो इस चीज के चलते क्या होगा, आप लोग रुपीज को क्या कर सकते हो, डोमेस्टिक करेंसी को बाय कर सकते हो। अगर आप डोमेस्टिक करेंसी को बाय करते हो तो इस चीज के चलते क्या क्रिएट हो जाएगी, डिमांड क्रिएट हो जाएगी। और अगर डिमांड क्रिएट हो गई है, रुपीज जो जिसकी डेप्रिसिएशन हो रही है उसकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, एप्रिसिएशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म समझ आया। यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर आरबीआई ने या किसी भी बैंक ने उसको एक्सचेंज रेट को अपने उस रेंज में लेके आना है तो वो क्या करेगा, बाई करेगा किस चीज को, डोमेस्टिक करेंसी को। और अगर मान लो इसका रिवर्स हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो रहा है, वो एप्रिशिएट कर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो इस चीज के केस में सेल करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही सेल करेंगे उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और अगर सप्लाई ज्यादा हो गई है तो इस चीज के चलते क्या होगा, उसकी वैल्यू नीचे आनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह डिमांड और सप्लाई के तरीके से इसको मेंटेन किया जा सकता है। और मैंने पहले सबसे पहली चीज क्या बोली थी कि अगर आपने ये सिस्टम फॉलो करना है या करवाना है तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अच्छे खासे होने चाहिए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और इसका एम क्या होता है, एक्सचेंज रेट को एक स्पेसिफिक सिस्टम में बना के रखना। सेल फॉरेन करेंसी टू बाय डोमेस्टिक करेंसी व्हेन वीक, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी को खरीदना या बेचना ताकि वो एक्सचेंज रेट उस रेंज में आ पाए। इस चीज को जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है। और ये किस में आता है, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन में आता है। मार्केट का मैकेनिज्म क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, यानी कि अगर मान लो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, उसके पास कोई और तरीका है इसको एडजस्ट करवाने का, तो इसका आंसर है यस। तो वो क्या कर सकते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अपने देश में ऐसा कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं, अगर वो अपने देश में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज कर दें, इस चीज के चलते क्या होगा, अफेक्ट द कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो जो उनके देश में आ रहा है वो इफेक्ट होगा। अगर आपके देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इस चीज के चलते आपके देश में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें की जा सकती है। अगर मान लो रुपीस की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, लगातार नीचे चलती जा रही है, यानी कि डेप्रिशिएट हो रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस हिसाब से मॉडिफाई करेगा कि आपके देश में फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा आए, और अगर ज्यादा आएंगे तो रुपीस की वैल्यू दोबारा से ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। लोअरिंग लो इंटरेस्ट रेट टू प्रिवेंट एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि रुपीस की वैल्यू ऊपर ना जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जो है वो क्या किया जाता है, कम किया जाता है। और इसी तरीके से इन चीजों को मेंटेन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, रिजर्व कंपोनेंट जो है वो अच्छे खासे होने चाहिए आरबीआई के पास या किसी भी सेंट्रल बैंक के पास, अगर उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो करना है। अगर है तो वो इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। और रिजर्व कंपोनेंट्स में क्या आता है, प्रीशियस मेटल्स आते हैं, ठीक है, गोल्ड होल्डिंग्स आती हैं, एसडीआर्स आते हैं और अदर रिजर्व्स आते हैं, जिसमें इवन फॉरेन की कोई ऐसी करेंसी जो बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है ये भी उसमें आती है।
नेक्स्ट वाला जो एक्सचेंज रेट है उसको जानने से पहले इसके फायदे और नुकसान जो है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला फायदा इसका ये है, रिड्यूस द एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी। एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस चीज को ये बिल्कुल ही कम कर दिया जाता है इसमें, तो ये इसका पहला फायदा है। ट्रांजिशन कॉस्ट जो है वो इसमें कम हो जाती है, प्राइस इसमें स्टेबल रहता है, और इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें कुछ हद तक प्रिडिक्शन उसकी की जा सकती है कितना होने वाला है। डिसएडवांटेजेस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपके हाथ में नहीं रहती। एग्जाम्पल, अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं तो या तो हमारे पास रिजर्व ज्यादा हो, अगर रिजर्व ज्यादा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो उसकी चीज के चलते फॉरेन की मार्केट डिसाइड करिए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हम वो डिसाइड नहीं करें। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। स्पेकुलेशन के जो अटैक्स होते हैं उसमें हमारा देश और ज्यादा उसमें आ जाता है, डैमेज में आ जाता है। क्लियर ऑन दिस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ज्यादा चाहिए, उसके लिए पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। करेंसी क्राइसिस के आने के चांस इस केस में ज्यादा रहते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट में करेंसी क्राइसिस ज्यादा देखे गए हैं देशों में, और देशों में नहीं देखे गए। इंडिया में भी 1991 में एक तरीके से करेंसी क्राइसिस आ चुके थे, इसी वजह से हमने इस चीज को फॉलो करना बंद किया। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट आ गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जैसे कि अभी तक हमने ये देखा कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है वो डिमांड और सप्लाई को जो है वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है इसमें मार्केट की जो फोर्सेस हैं, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, मार्केट की जो फोर्सेस हैं, वही इस चीज को डिफाइन करेगी डिमांड और सप्लाई के चलते कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होने वाला है। एग्जाम्पल, हमारी मान लो डिमांड लाइन ये है और सप्लाई ये है, जहां पे इन दोनों का क्रॉस बनेगा वहां पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, और वही जो है वो हमारा बताएगा ये एक्सचेंज रेट है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक्सचेंज रेट जो आपने बताया, डिमांड और सप्लाई, इनके कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये निर्भर करता है। तो वो आपके सामने है। कौन सी चीजें होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन क्या चल रही है इकोनॉमी में, इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, पॉलिटिकली आपका देश जो है वो कितना स्टेबल है, मार्केट की स्पेकुलेशन क्या चल रही है। तो ये सब चीजें हैं। एडवांटेज इसकी क्या होती है, आपकी जो पॉलिसी है कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज, जो फॉरेन के शॉक्स आते हैं, मार्केट में जो शॉक्स आते हैं, उनके चलते इकोनॉमी अपने आप को दोबारा से एक इक्विलिब्रियम में रेगुलेट कर लेती है। लार्ज फॉरेन रिजर्व रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा उसको चेंज करना है। और मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके फायदे हैं। अब नुकसान क्या है इसके, एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, कि अगर मान लो साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस आए, साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस में क्या था कि 1997 में क्या होता है कि करेंसी जो है वो क्राइसिस में आ जाती है, और उसी चीज के चलते अदर करेंसीज भी कनेक्टेड होती हैं, तो एक एक करके सभी करेंसीज जो है वो क्राइसिस में आने लग जाती हैं। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ जाती है, एक्सेसिव स्पेकुलेशन होने लगती है। तो ये सब इसके कुछ नुकसान है, और ये इसका ग्राफ है कि अगर हम सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे तो एक्सचेंज रेट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। इतनी टेक्निकलिटीज में जो है वो आप लोगों को नहीं जाना। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, अब हमने इस केस में क्या देखा, हमने इस केस में देखा कि दो चीजें हैं, या फिर करेंसी जो है वो वीक होती है, या फिर करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला नाम जो दिया गया है वो है करेंसी जो है डीवैल्यूएशन, दूसरी जो है रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है कि करेंसी का ऊपर जाना, यानी रुपीस उतना महंगा होना, रुपीस पहले सस्ता था अब क्या हो गया, महंगा हो गया। रीवैल्यूएशन का भी सेम मीनिंग है, रुपीस का स्ट्रांग होना। लेकिन डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो होती है ये किसकी वजह से होती है, मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है। यानी कि मार्केट में जो फोर्सेस है उनकी वजह से ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगी या एप्रिसिएशन होगी।
लेकिन जो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होती है ये उस देश का सेंट्रल बैंक जो है वो करता है। कौन करता है? उस देश का सेंट्रल बैंक करेगा। अब डीवैल्यूएशन का मीनिंग ये होता है रुपीस का वीक होना, रीवैल्यूएशन रुपीस का स्ट्रांग होना, और इसके पीछे हाथ किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है, तो इसको ये नाम दिया गया है। लेकिन वही सेंट्रल बैंक नहीं है, मार्केट की फोर्सेज हैं। कौन सी फोर्सेज हैं? डिमांड और सप्लाई। अगर ये दोनों चीजें ऐसा कर रही हैं तो इसको डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का नाम जो है वो दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके फायदे नुकसान समझते हैं। पहली चीज, व्यापार पे क्या फायदा होगा अगर एप्रिसिएशन होती है? एक्सपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव बन जाते हैं, और इम्पोर्ट्स बिकेम चीप, और इम्पोर्ट्स जो है वो क्या हो जाते हैं? चीप हो जाते हैं। सोच के देखिए व्यापार पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर एप्रिसिएशन हो रही है। एप्रिसिएशन का मीनिंग ये है कि आपकी जो करेंसी है वो क्या होगी? और ज्यादा स्ट्रांग होगी। यानी कि पहले अगर मैं अमेरिका में रहता हूं तो मुझे $1 पे करना, उसके बदले में मुझे 70 रुपीज मिल रहे हैं। लेकिन अब मुझे $1 पे करने के बजाय उसके उधर वाली करेंसी के 80 रुपीज मिल रहे हैं। तो यानी कि मैं और ज्यादा पे कर रहा हूं ताकि मैं और खरीद पाऊं। तो इस वजह से एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। लेकिन फॉरेन में जो इंपोर्ट्स है, जो इंडियन लोग बाहर से सामान मंगवाएंगे वो क्या हो जाता है? वो चीप हो जाता है। पहला वाला समझ आ गया आपको? सेकंड, जो चीज एप्रिसिएशन में हुई है वो सेम चीज किस में होगी? वो सेम चीज रीवैल्यूएशन में होगी। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन में समझते हैं। डेप्रिसिएशन में क्या होगा? एक्सपोर्ट आपके इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा कि रुपीस की वैल्यू जो है वो नीचे जा रही है। इस चीज के चलते क्या होगा? मान लो मैं अमेरिका में रहता हूँ। अब अमेरिका में मैंने कल की न्यूज ये सुनी थी कि अगर मैं $1 पे कर रहा हूँ तो मुझे एक यूएस के बदले जो है कितने पैसे मिलते हैं? मान लो 70 रुपीज मिलते हैं। लेकिन आज मुझे एक यूएस के बदले ही जो है वो क्या हो गया? 80 रुपीज मिलने शुरू हो गए। यानी मैं पहले 70 रुपए का सामान खरीद पाता था, अब मैं 80 रुपए का सामान खरीद पाता हूँ। इस चीज के चलते मैं ये सोचूंगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो जाए। तो अगर मैंने इंडिया से कोई सामान मंगवाना है तो मैं आज ही मंगवा लेता हूँ। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो इस चीज के चलते इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ये इंक्रीज होगा इंडियन इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर देगी। और लेकिन डेप्रिसिएशन के चलते इंपोर्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि हमें उतना ज्यादा पे करना पड़ा है फॉरेन से कोई सामान मंगवाने के लिए। और जो डेप्रिसिएशन का केस है वो सेम केस डिवैल्यूएशन का होगा। यहां तक आपको क्लियर है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा अगर एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गए? तो उस चीज के चलते कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा नहीं आएगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी जो व्यापार हो रहा है उसके जो टर्म्स है वो क्या होने लग जाएंगे? इंप्रूव होने लग जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अब? इंपोर्ट जो है वो चीप हो गया है तो उसको ज्यादा मंगवाया जा रहा है। तो इस चीज के चलते टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। इंक्रीज एक्सपोर्ट, हायर इन्फ्लेशन प्रेशर, क्योंकि जैसे आप फॉरेन से बाहर से सामान मंगवाओगे तो एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी होती है जो आपने फॉरेन से इन्फ्लेशन मंगवाई, और इसके चलते क्या होगा? आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है किस केस में? एप्रिसिएशन के केस में, और इंप्रूव होता है डेप्रिसिएशन के केस में। जो ये मैंने बॉक्स बनाया है आपको, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यूपीएससी के आप पिछले 5 नहीं बल्कि 10 साल के एमसीक्यू खोल के देखिए। जो मैंने सिर्फ 3 चीजें लिखी हैं, एक्सपोर्ट बिकेम चीपर, इसको एक लाइन के फॉर्म में यूज करके उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू पूछा प्रीलिम्स में। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपका फायदा होगा। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, कॉजेज क्या होंगे और क्या चीजें देखने को मिलेंगी अगर इकोनॉमिक, अगर एप्रिसिएशन की बात करें। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी, इंटरेस्ट रेट हायर होने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन लो होगी, ट्रेड सरप्लस में जाना शुरू हो जाएगा, और आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसका फ्लो इंक्रीज करेगा। और इसका वाइस वर्सा जो है वो उस केस में होगा। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होंगे जो इस एप्रिसिएशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज का अच्छा होना। और मार्केट फैक्टर्स कौन से होते हैं? अगर करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है,
मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे हैं और फंडामेंटल्स अच्छे हैं मार्केट के। तो ये सब चीजें हैं जो किस चीज के चलते होती हैं, एप्रिसिएशन के केस में, और ये इकोनॉमिक फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज को करवाने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए कि पॉलिसी रिस्पॉन्स कैसे होंगे। एप्रिसिएशन के केस में रिस्पॉन्स कैसा होगा और डेप्रिसिएशन के केस में रिस्पॉन्स जो है वो कैसा देखा जाएगा। अगर तो करेंसी की एप्रिसिएशन हो रही है तो उस चीज के चलते जो इंटरेस्ट रेट है वो देश क्या कर देगा, नीचे कर देगा उसको। क्यों नीचे क्यों करेगा बताइए? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे करेगा तो उस चीज की डेप्रिसिएशन होनी शुरू हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, फॉरेन करेंसी जो है उसको परचेज करना इजी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो इन सब चीजों के चलते होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है और फ्लोटिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट इन चीजों को जो है मेजरली घूम फिर के एक ही चीज है जो आप लोगों को करनी है, वो ये है इसके इम्पैक्ट को एक बॉक्स में खुद ही बना के लिखिए। अगर आप लिखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी इसमें कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब चीजों को आप लोग एक बार स्टडी कर लेना। नेक्स्ट आ गया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इस केस में क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। एक रेंज होती है, मान लो 65 से लेके 85 तक। अगर इस रेंज में कोई भी फॉरेन की करेंसी जो है, हमारा एक्सचेंज रेट अगर इस रेंज में जो है वो घूम रहा है, तो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो 65 से नीचे आया, जैसे ही वो 85 से ऊपर गया, तो आरबीआई जो है वो उसमें जंप कर जाएगा और इंटरवीन करके उसको उसी रेंज में लाने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और एक चीज जो इस केस में आप लोगों ने ध्यान रखना वो ये है कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के केस में, किसमें, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के केस में आरबीआई जो है या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो दोनों चीजों का जो हमने इससे पहले जानी थी, कौन सी, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको यूज करता है। किस चीज के लिए? एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाने के लिए। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं और ये इसके बारे में डिटेल है जो हम लोगों ने जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो ये लेक्चर समझ आया होगा। अब दोबारा न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ ये थी कि यूएस की करेंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इस चीज़ के चलते इंडिया की जो करेंसी है वो वीक होती हमें दिखाई दे रही है। कुछ लोग इसको अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग इसको बुरा मान रहे हैं। फायदे नुकसान मैंने आप लोगों को गिनवा दिए। अब एसबीआई जो है उनके एक्सपर्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो रुपीज है वो इतना ज्यादा वीक हो जाएगा कि वो 85 रुपीज के भी ऊपर चला जाएगा आने वाले समय में, आने वाले 2 महीनों में। और इस चीज के चलते आरबीआई को जो है वो इंटरवीन करना होगा, और इसी स्पेकुलेशन के चलते मार्केट में कुछ इंस्टेबिलिटीज दिखी जाती हैं और जो मैंने आप लोगों को गिनवाई है। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस चीज को बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।